जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अवध जी के ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि वैसे एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो 10 फरवरी के 5 सीटिंग सेकंड सेकंड और थर्ड सीट में जो भी क्वेश्चन पूछ तो मैं उसका फुल एनालिसिस कराने वाला हूं। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस करवाता हूँ इस पर। यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो एनालिसिस देखकर आप लोग जो जो टॉपिक जो पूछा जा रहा है वो सब टॉपिक पढ़कर और आगे नंबर बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो कि किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार के अधिकार के लिए संबंधित है। किसके लिए? संवैधानिक उपचार का अधिकार के लिए। जो भी इसका आंसर में आ रहे होंगे इसका आंसर सही होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 1 क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो कि राज्यों का संघ है। उसके बाद अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के सक्षम समानता। विधि के सक्षम समानता जो कि कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म के स्थान पर भेदभाव पर रोक। भेदभाव पर जो रोक किस कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15। उसका अनुच्छेद 16 क्या है? सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता। ये अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति का आज़ादी। अभिव्यक्ति का आज़ादी जो कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में। उसका अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिंधु से जुड़ा संरक्षण। ये जो कि अनुच्छेद 20 में। उसका अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये इसमें ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। फिर अनुच्छेद 21 क में क्या है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो कि किस में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 21 क में। ये सब अनुच्छेद जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो खिलाफत आंदोलन जो कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। चलिए इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, खिलाफत आंदोलन साल 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत सरकार में चलाया गया था। यानी खिलाफत आंदोलन कौन चलाया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो कि चलाया था। कब? तो 1919 से 1922 ईस्वी में इसका गया था। इसका एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। ये क्या था? एक राजनीतिक जो कि धार्मिक आंदोलन था। और इस आंदोलन का मकसद था तुर्की के खिलाफ पद को दोबारा स्थापित करना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन का अर्थ क्या था? तो तुर्की के जो कि था उसका खिलाफत के पद को दोबारा स्थापित करना था। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं केरल का जो कि है मोहिनीअट्टम क्या है? केरल राज्य का नृत्य है। कौन? मोहिनी। देखिए नृत्य से आप लोग का हर एक सीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। नृत्य का आप लोग जरूर करके जाइएगा। इसे तो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नृत्य देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है असम। असम में कौन कौन सा आता है? बिहू। देखिए ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू देखिए बार बार पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो असम का। उसके बाद गुजरात का देख लेता हूँ महत्वपूर्ण। देखिए गारबा याद रखिएगा। गारबा जो कि गुजरात, गो से गारबा, गो से गुजरात। उसका ये डांडिया राम, ये भी गुजरात में होता है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में क्या क्या था? तो झूमर, फाग, धमाल, ये तीनों याद रखेगा। बहुत बार ये पूछा जाता है कि झूमर किस राज्य का नृत्य है? तो हरियाणा राज्य का। उसका नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो किस राज्य का नृत्य है? तो चेपली देखिए उत्तराखंड का नृत्य है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पंजाब। पंजाब में कौन सा? तो भांगड़ा। भांगड़ा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब का। उसको देखिए राजस्थान में है घूमर, चकरी और झूलन लीला। ये तीनों बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ये तीनों का आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। आप लोग नृत्य को अच्छे से करके जाइएगा। नृत्य से हर एक सीट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसका नेक्स्ट है, किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये राज्य का राज्यपाल। किसी भी राज्य का जो कि विधानसभा में जो धन विधेयक रहता है वो किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य का राज्यपाल पर जो कि है प्रस्तुत किया जाता है। चलिए कुछ राज्य का जो कि है महत्वपूर्ण शक्तियाँ देख लेता है कि राज्यपाल का क्या क्या शक्तियाँ होता है। पहला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? तो राज्यपाल। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा को बुलाते हैं, स्थगित करते हैं और भंग करते हैं। देखिए विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, हो सकता है आगे भी पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा।
उसका नेक्स्ट है राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण करते हैं। राज्यपाल में विधानसभा में अभिभाषण कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जितना भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेग का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होते हैं। वेग का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड इसका हिंदी में होता है विस्थापन बटे समय, इसी को जो कि मीटर बटे सेकेंड का। तो मीटर पर सेकेंड भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड यदि दिया रहा है इस तरह से भी आप लोग को दिया रहेगा, तो ये आंसर हो सकता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। वेग किसी वस्तु की गति की दर और दिशा को बताता है। यह एक सदिश राशि, वेग देखिए कौन सा राशि? सदिश राशि। इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपकी बार सदिश और अदिश राशि से, आप लोग याद रखिएगा। वेग का गणना करने के लिए फार्मूला v बराबर वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड। आप लोग जो बताएं कि मीटर बटे सेकंड क्या होता है, वेग का जो कि है सूत्र होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके और एग्जाम में पूछा गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर टी सोमनाथ। डॉक्टर टी सोमनाथ जो कि है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव है। देखिए जो वर्तमान में मंत्री है ना, उससे भी क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा गया है। तो आप लोग के मैं वीडियो इसी चैनल पर बनाया हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आप लोग के नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ, वहाँ से आपकी बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट था, टेक्टोनिक प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो भी 3 आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए, और एक क्वेश्चन हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रश्न था, मुझको याद नहीं आ रहा, लेकिन हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। चलिए हरित क्रांति के बारे में देख लेता हूँ, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। और इसके नॉर्मल बोरलॉग ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो नॉर्मल बोरलॉग ने। डॉक्टर एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को, जो कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इस बार पूछ सकता है जीटी के एग्जाम में, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से देखिए प्रश्न था कि उधार शब्द का विलोम क्या होता है? तो नगद। आप लोग जानते हैं उधार शब्द का विलोम क्या होता है? तो नगद। देखिए विलोम से जो कि है 3 से 4 क्वेश्चन इस बार एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप लोग के पास अभी टाइम है, एग्जाम यदि 20 तारीख 22 तारीख का हो तो आप लोग जरूर करके जाइएगा। विलोम शब्द इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष। देखिए उत्कर्ष का भी विलोम शब्द पूछा गया कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो अपकर्ष है। इस बार विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, तो आप लोग विलोम शब्द को जरूर कर लीजिएगा। और देखिए मैथ के परसेंटेज से प्रश्न था। आप लोग जानते हैं कि मैथ से वही प्रश्न परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सबसे क्वेश्चन जो जिस पर पूछा जा रहा था उसी बार इसी यही सब क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा। आप लोग को मैं जीके जीएस का प्रश्न करवा रहा हूँ, तो देखिए देख लीजिए। चलिए लास्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 25 में। जो भी अनुच्छेद 25 में आ रहे हैं उसका आंसर जो कि सही होगा। चलिए इसको नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो कि देख लेता हूँ अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। ये सब अनुच्छेद आप लोग जरूर याद रखिएगा, यही सब अनुच्छेद जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा रहा। उसका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। जो भेदभाव होता है वो किस अनुच्छेद के तहत रोका जाता है? तो अनुच्छेद 15 के तहत। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता। जो भी सरकारी रोजगार होगा उसमें अवसर की समानता जो कि सभी के बराबर होगा। ये अनुच्छेद किसमें? 16 में कहा गया। उसका अनुच्छेद 19 में क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति चाहे कुछ भी कर सके, वो इसका अपने आज़ादी के मतलब से कर सकते हैं। किसमें? तो अनुच्छेद 19 में। ये सब अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि से जुड़ा संरक्षण। जो भी अपराध यदि करता है तो उसका कोई दोष पाया जाता है तो उसका संरक्षण किया जाए। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 20 के द्वारा ये कहा जाता है। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद है
अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? प्राण और दैहिक सुंदरता का संरक्षण। ये किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कि अनुच्छेद 21 को है, इसको जरूर याद रखिएगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मुफ्त में किसके द्वारा दिया जाए, किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा। अनुच्छेद 21 के द्वारा ही जो कि है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो कि है फ्री में देता है। किस? तो अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जाइलम का कार्य क्या होता है निम्न में से? तो जाइलम का कार्य क्या होता है आप लोग जानते हैं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाना। ये क्या करता है? पौधों में जो कि जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाने के कार्य करता है। कौन? तो जाइलम। चलिए से रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला, जाइलम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य पौधों की जड़ों से पौधों को अन्य भागों तक पानी और खनिज और कार्बनिक पोषक तत्वों का परिवहन करना। यही बोल रहा है कि खनिज लवण का जो कार्य किया है, तो पौधों में जो कि है जल तथा खनिज लवणों और पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। उसका नेक्स्ट है, जाइलम कोशिका से होकर सबसे बहने वाले पदार्थों को जाइलम सेप कहा जाता है। जहाँ पर जो कि बहता है जाइलम, उसको क्या कहा जाता है? तो जाइलम सेप कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच का योजना किस रूप में जाना जाता है? तो ये आवृत्ति योजना के नाम से जाने जाते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया, जो भी आवृत्ति योजना में आ रहे हैं उसका आंसर सही होगा। क्या? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, षष्ठी पंचवर्षीय योजना के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा क्या? आवृत्ति पंचवर्षीय योजना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता है, क्योंकि देखिए पंचवर्षीय योजना से इस बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग पंचवर्षीय योजना का अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, भारत में आवृत्ति योजना 1978 में शुरू की गई थी। हो सकता है कि अगला बार पूछ देखिए आवृत्ति योजना की शुरुआत जो कि कब की गई थी भारत में? तो 1978 ईस्वी में की गई थी। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, आवृत्ति योजना और अवधारणा को मुनार मॉडल ने बनाया था। इसको कौन बनाया था? तो मुनार मॉडल ने जो कि आवृत्ति योजना को बनाया था। उसका नेक्स्ट है, आवृत्ति योजना का मुख्य लाभ यह है कि ये लचीले होते हैं। आवृत्ति योजना किस प्रकार के होते हैं? तो ये लचीले होते हैं, कठोर नहीं होते। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में आपकी बार। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है निम्न में? तो बेगूसराय। बेगूसराय देखिए सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर है विश्व में। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, हनोई जो कि है वियतनाम की राजधानी के हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। देखिए आप लोग को जो ऑप्शन में जो दिया रहा है वही मारिएगा। देखिए ये वियतनाम भी सबसे प्रदूषित शहर है। उसका नई दिल्ली, देखिए नई दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। तो भारत का यदि सबसे प्रदूषित शहर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। लेकिन हनोई जो कि विश्व का है, और एग्जाम ये जो कि है एग्जाम में जो हनोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, बेगूसराय दिया हुआ था। पढ़िए बेगूसराय बारे में क्या कह रहा। बेगूसराय बिहार का शहर है और इसे भी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में शामिल किया गया है। किसको? तो बेगूसराय को। यदि हनोई नहीं दिया रहा है तब क्या मारेगा? बेगूसराय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में भारत में जो कि है 448 अनुच्छेद है। आप लोग सोचते हैं कि 395 अनुच्छेद, तो देखिए ये 395 मूल संविधान में जो कि 395 अनुच्छेद है, लेकिन हर एक संशोधन में जो कि एक क्या होता है अनुच्छेद बढ़ जाता है। तो अभी तक 100 अनुच्छेद 100 से प्लस हो चुका है और इसमें 448 जो कि अनुच्छेद कुल हो चुके हैं। यदि मूल संविधान में पूछ देगा तो 395 और ऐसे यदि पूछेगा तो 448। उसका चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट दे लेता हूँ। सबसे पहला है, संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल है। कितने अनुच्छेद शामिल है? 395 अनुच्छेद। लेकिन यदि मूल संविधान में नहीं देखे, यदि इसी तरह पूछ दे तो कितना होगा? 448। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? भारत का जो कि सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो संविधान है। संविधान से बड़ा जो कि कोई भारत में कानून नहीं है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आगे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को।
ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। ये इंदौर गांधी इंडोर स्टेडियम जानते हैं आप लोग, नई दिल्ली में, इसी में जो कि खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। किस स्टेडियम में, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। वो कहाँ है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, तो नई दिल्ली में। जो भी इसका आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का इसका मुख्यालय किसके नाम पर घोषित किया गया। जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हो, वो इसका मुख्यालय जो कि किसके नाम पर घोषित किया गया, तो बाल विकास के ऊपर। किसके ऊपर, बाल विकास के ऊपर। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर बाल विकास के ऊपर होता। आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या था। मूल रूप से क्वेश्चन इसी तरह था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है भारत का, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो कि 382 लोग रहते हैं भारत में। उसका नेक्स्ट है, इसका की पॉइंट कुछ देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। पहला, 2011 के जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या का घनत्व था। कितना था, 382, जो कि जनसंख्या घनत्व था, जो आप लोग बताए हैं पहले। उसको देखिए, नेक्स्ट की पॉइंट है, जनगणना 2011 भारत के 15वें जनगणना है और आज़ादी के बाद 7वीं। देखिए यदि पूछेगा कि जनगणना जो 2011 में हुआ था वो भारत का क्यामा जनगणना है, तो 15वें जनगणना है। यदि पूछेगा आज़ादी का क्यामा जनगणना, आज़ादी के बाद, तो 7वां जनगणना जो कि आज़ादी के बाद का जनगणना है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, पहली जनगणना भारत में 1872 ईस्वी में हुआ था। पहली बार जो कि भारत में जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले बार जनगणना भारत में कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्म RR के लेखक कौन है। आप लोग देखेंगे कि जो फिल्म RR है उसका लेखक कौन है, तो विजेंद्र प्रसाद है। कौन है, विजेंद्र प्रसाद। तो जो भी इसका आंसर मारेंगे विजेंद्र प्रसाद, उसका आंसर सही है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो बाल लिंगानुपात वाला राज्य जो कि हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात बाल वाला कौन सा है, तो हरियाणा है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट देख लेता हूँ कुछ, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। और कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हरियाणा। यहाँ पर जो कि 972, 1000 पुरुष, 1000 जो कि है बालक पर कितना, 972 जो कि है बाल की है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है, भारत का सभी बाल लिंगानुपात 919 है 2011 का जनगणना अनुसार। यदि पूछ देगा कि भारत के सभी बाल लिंगानुपात की संख्या कितना है, तो 919। इसका मतलब हुआ कि 100 पर जो कि है बालक पर कितने बाल, 1000 बालक पर कितने बाल की है, तो 919। इसका मतलब यही हुआ कि 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं हैं। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंध है। अभी आप लोग बताएं, अनुच्छेद 1 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, राज्य तथा संघ क्षेत्र से। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 ईस्वी में हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 5 वर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो कि है भारत के 5 वर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति दी गई थी। किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। उसका अगला क्वेश्चन है, दलखाई किस राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो दलखाई जो कि उड़ीसा राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। किस राज्य के, तो उड़ीसा राज्य के जो कि दलखाई महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के जीडीपी के गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो भारत के जीडीपी के जनगणना के लिए जो कि है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो भारत में जीडीपी होता है